सबसे पहले केरल की स्थिति को लेकर बोलने वाले जो नेता थे वो सीपीआई के नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, कोई बीजेपी वगैरह के किसी पार्टी के नेता नहीं थे। मुझे लगता है कि लोग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस इतना ज़्यादा अपना लेते हैं कि अपने बच्चों को आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बताने लगते हैं, जबकि अपने बच्चों को अपने आप से परिचित कराना चाहिए, अपनी संस्कृति से, अपने धर्म से परिचय पहले कराओ आप। अगर आपकी संस्कृति जिंदा है, आपका धर्म जिंदा है, तो बच्चे भी जिंदा रहेंगे। ये समझने वाला विषय है सर। ये पंखा अगर चल रहा है ना, तो इसकी स्विच कहीं और है। आपके बच्चे पढ़े लिखे, एमबीए करें, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर बने, एडवोकेट बने, सब अलग विषय है, लेकिन उनको संस्कृति से परिचय कराना, उनको धर्म से जोड़े रखना भी आपका दायित्व बनता है। जब पीएफआई के कई ठिकानों पे छापेमारी की गई थी, तो कई प्रकार के संदिग्ध दस्तावेज के साथ साथ आईएसआई का जो तरीका है पनिशमेंट देने का, वो तरीका भी मिला था, आपको बता दूं। और मलयालम के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने क्वेश्चन सेट किया। उस क्वेश्चन में एक प्रश्न उन्होंने कर दिया जिसको लेकर मोहम्मद के ऊपर, जो मोहम्मद पैगंबर हैं, इनके जो भी हैं, उनके ऊपर कोई वैसा सवाल था, उसको लेकर के लोगों के मन में आया कि भाई ये हमारे मोहम्मद साहब का अपमान है, और कुछ उन्मादी लोग गए और उनका हाथ काट दिया गया। हम लोगों को ना हिंदू समुदाय को, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है। पहले तो छोटी छोटी जाति में बांट दो और उनके मन में डाल दो कि ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, पहले उनके मन में डाल दो, जहर डाल दो, और लोग इतने भोले इसे समझ के स्वीकार भी कर लेते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि क्या करो, पहले तो ब्राह्मणवाद का विरोध करो। अच्छा जी, ठीक है, ब्राह्मणवाद का विरोध कर दिया। ब्राह्मणवाद का विरोध का मतलब पूरे देवी देवताओं का विरोध करो, उसका मतलब पूरी संस्कृति का विरोध करो, उसका मतलब पूरी परंपरा का विरोध करो, उसका मतलब हिंदू धर्म का विरोध करो। समझना कैसे खंडित किया गया है। अब आज के समय में जो ये अलग अलग जातियों में बांट दिया, उनको फिर ये आकर्षित करते हैं इस्लाम धर्म को लेकर के कि भाई मुस्लिम धर्म अपना लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। भोले भाले लोगों को ये लोग अपने तरफ करते हैं, आकर्षित करते हैं और फिर इस्लाम धर्म कबूल करवाते हैं। और उनमें अधिकतर संख्या महिलाओं की है, और उन महिलाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम की है, यानी कि जो यंग लेडीज़ हैं, जो यंग गर्ल्स हैं, उनको आकर्षित करके और उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। जब धर्मांतरण हो जाता है, उनको अफगानिस्तान, अलग अलग जगहों पे, सीरिया, मिडिल ईस्ट, हर जगह पे उनको भेजा जा रहा है। तो ये कवायद चल रही है यहाँ पे। हमारे साथ पुरुषोत्तम तिवारी जी हैं, दिल्ली के जाने माने वकील है, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील आप हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये द केरल स्टोरी की बात पहुंची है। फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है उन लोगों को जो लोग इसको बैन करने की मांग कर रहे थे, जो लोग कह रहे थे कि ये सब झूठ है। तो आपको क्या लगता है, इसकी सच्चाई आपको क्या नजर आती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देता हूँ कि भारत के जितने भी नागरिक हैं, उनके पास यह अधिकार है कि वो अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति है तो न्यायालय में जा सकते हैं, उनका अधिकार है जाना, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी को लेकर, तो मैं आपको एक केस याद दिलाता हूं, 2009 में शहंशाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। अगर आप इस केस को स्टडी करेंगे, पहली बार ये चीज़ें समझ में आई थी कि केरला हाई कोर्ट ने पहली बार 2009 में कहा था कि केरला में लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। ये चीज़ें वहाँ पे थी कि शहंशाह और शरफुद्दीन नाम के दो लड़के थे जिन्होंने इस प्रकार के कृत्य किए थे। दो लड़कियों को बहलाया फुसलाया था और उन्होंने करा था। अगर आप इस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको एक बार के लिए लगेगा कि पूरी मूवी शायद इन्हीं सब चीज़ों पे तो बेस्ड नहीं है। पहला विषय तो यहाँ पे ये हो गया। दूसरा यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आंकड़े गलत है, तो क्या है आंकड़े? विषय ये नहीं कि आंकड़े गलत हैं या क्या है, विषय यहाँ पे ये है कि क्या ऐसी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, ऐसी चीज़ें हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। आप तथ्यों पे बात कीजिए, आप जो सही गलत है उसको लेकर के बातचीत कीजिए। हमारे यहाँ पे यह मौलिक अधिकार है कि एक व्यक्ति अपनी इच्छा से जिस धर्म को चाहे उसको अपना सकता है और उसका पालन कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को किसी प्रलोभन, दबाव या किसी प्रकार के लालच के आधार पर आप उसका धर्मांतरण करवाएं। ये हमारे यहाँ पे अपराध है। धर्म विरोधी कानून के सेक्शन 10 के सब क्लॉज 2 को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी प्रलोभन में आकर के, किसी भी दबाव में आकर के अगर धर्मांतरण करता है तो वो गैर कानूनी है, वो अपराध है। एक प्रोसीजर होना चाहिए इस चीज़ को लेकर के, कि है भी इस चीज़ को लेकर प्रावधान है कि धर्मांतरण से पहले 60 दिन पहले आपको मजिस्ट्रेट के पास में एक शपथ पत्र देना होता है जिसमें स्पष्ट करना होता है कि मैं यह धर्म परिवर्तन अपनी स्वेच्छा से, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रलोभन, बिना किसी लालच के कर रहा हूँ। ये प्रावधान है। दूसरा विषय आप बात कर रहे हो कि ये क्यों हो रहा है कि विरोध किया जा रहा है।
द केरला स्टोरी से पहले आने वाली सभी मूवी का आप एनालिसिस कीजिए। हर मूवी में ऐसा किया गया है कि कई बार तो हिंदू देवी देवताओं को लेकर के अपशब्द कर दिए जाते हैं, हिंदू देवी देवताओं और हमारे धार्मिक गतिविधियों को लेकर के प्रश्न खड़ा कर दिया जाता है। एक भी व्यक्ति हिंदू समाज का सुप्रीम कोर्ट नहीं गया इस चीज़ को लेकर के। और आप एक किसी भी चीज़ पे आप कोई ऐसा कीजिए, सच्चाई दिखाइए, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या है, सुप्रीम कोर्ट चलो बैन करा दो इसे। इत्तेफाक की बात यह है कि अभी वर्तमान में हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि वो रीढ़ की हड्डी वाले हैं, वो किसी के दबाव में आकर के कोई भी कार्य करने वाले नहीं हैं। पहला विषय तो ये हो गया। अब मैं आपको उन आंकड़ों की तरफ ले चलता हूँ जो हुआ है, आखिर ये प्रकरण क्या है, क्योंकि इस मूवी की पूरी हिस्ट्री आपको तब समझ में आएगी जब आप इस मूवी के साथ जुड़े हुए सभी तथ्यों को ढंग से समझेंगे। 1992 का समय जब बाबरी मस्जिद गिराया गया, उसके 2 वर्षों बाद में केरला में एक पार्टी बनती है जिसको डीएमएफ बोलते हैं, एनडीएफ उस पार्टी का नाम था, नेशनल डेवलपमेंट कुछ करके पार्टी ऐसा उन्होंने बनाया, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट करके कुछ ऐसा बनाया उन्होंने। उसके बाद में, उसके 2 वर्षों बाद में उस पार्टी का नाम बदला, उसे पीएफआई कहा गया। पीएफआई ने क्या करा कि कई सारे विंग्स बनाए, लॉयर्स को, डॉक्टर्स को, पढ़ने वाले बच्चों को, कई लोगों को, इन्होंने बहुत सारे विंग्स बनाए, बहुत सारे इस्लामिक सेंटर्स, रिसर्च सेंटर खोले गए और हर प्रकार से इस्लाम धर्म को लेकर के उन्होंने बहुत ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दिया। जब ये पार्टी ने वहाँ पे काम करना शुरू कर दिया तो इसको लेकर के सबसे पहले, वहीं 2009 का जो केस है, मैं इसी विषय पे बता रहा हूँ, जब कोर्ट में लोगों ने अप्रोच किया, तब कोर्ट ने जब इस चीज़ का संज्ञान लिया, तब इसका असली चेहरा धीरे धीरे लोगों के सामने आना शुरू हो गया। अगर आप रिपोर्ट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि एनआईए के रिपोर्ट पे हमें गौर करना चाहिए। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का रिपोर्ट है ये, आप इसे दिखा सकते हैं अपने कैमरा से। इसमें लिखा हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन इन दिस केस had revealed that the accused had been conspiring to drive a wage difference between different communities and groups living in India, spread the concept of violent extremism and jihad in India with the objective of dismembering the country and taking it over by the establishing Islamic rule in India by 2047। यानी कि पूरे भारत को इस्लामिक देश बनाने की कवायद और एक उद्देश्य है इनका 2047 तक। बिहार में भी देखा हर जगह पे ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये आंकड़े कह रहे हैं। अब आप चिल्ला रहे हो कि नहीं सारे आंकड़े गलत है, सारे आंकड़े गलत, तो सही क्या है आप बता दो, हम आपके आंकड़े को भी मान लेते हैं, लेकिन उन आंकड़ों से क्या आंकड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है। आंकड़ों की परफेक्शन पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये जो घटना है वो कितनी ज़्यादा गंभीर है, इस पर चर्चा करना चाहिए हमें। जी। अच्छा सर, एक मेरा ये सवाल उन लोगों से है कि जो लोग आंकड़ों की बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जो घटना है ये कितनी गंभीर है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन क्या लगता है कि मूवी के विरोध के चक्कर में कुछ लोग उन लोगों का विरोध कर रहे हैं जिनके साथ ये घटनाएं हुई हैं, उन लोगों पे बात नहीं करना चाह रहे हैं जो पीड़ित हैं? आपको क्या लगता है सर? देखिए, बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। ये टेलीविज़न फिल्म ही है, मूवी ही है कि लोगों के मन में सबसे पहले इन्होंने जहर घोलना शुरू कर दिया जातिवाद का। ये आप जब पढ़ेंगे एनआईए की रिपोर्ट तो इसमें पता चलेगा कि जो 16 लोग अरेस्ट किए गए, जब पूछा गया, सारी जांच की गई, तो पता चला इन लोगों की साजिश ये रही कि पहले हिंदू धर्म को उनके मन में ये भाव पैदा कर दो जातिगत चीज़ों को लेकर के, और जो मुसलमान हैं उनको प्रवोक करते रहो चीज़ों को लेकर के कि भैया बाबरी मस्जिद का टूटना मत भूलो, ये मत भूलो, शरिया लॉ लाओ, ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर के इनकी कवायद शुरू से रही है। जी, यही मूवी में दिखाया गया कि कैसे वो चीज़ केरल में जो केरल में घटनाएं हो रही हैं, कैसे धर्म परिवर्तन कराया। सर, एक सवाल ये बनता है इस पर कि आपको क्या लगता है, कानून अब देश में ऐसा बनना चाहिए धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि इस पर चर्चा तो काफ़ी हो रही है, क्या लगता है? मैं आपको एक चीज़ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इस देश में अगर आप कहते हो कि मैं हिंदू धर्म का हूँ तो ये अपराध है, और अगर आप किसी भी समुदाय के विषय पे और चर्चा कर ले तो ये ठीक है। इनका सबसे बड़े टारगेट 2 सॉफ्ट टारगेट है, क्रिश्चियन गर्ल्स और एक हिंदू गर्ल्स, ये टारगेट किए गए हैं इन लोगों के द्वारा। ये डर पैदा करते, धार्मिक डर हो, या जो लड़के हैं वो लड़कियों को आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद में उनके साथ काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाते हैं। जब नज़दीकी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कहते हैं कि या तो तुम्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा या हमारे संबंध खत्म, और उस वक्त लड़की की स्टेज ऐसी होती है कि वो कदम पीछे हटा नहीं सकती, और उसका माइंड वॉश किया जाता है, और ये बहुत बड़ा अपराध है। यह एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों पर सीधा प्रहार किया जा रहा है।
तो जहाँ तक सख्त कानून की बात है, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, इस विषय पे पक्ष रखे जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बहुत जल्द इस पर कोई ठोस कानून जरूर बनेगा, इस पर निर्णय जरूर आएगा। निर्णय आएगा। एक कहानी ये भी चलती है अब्दुल को लेकर कि जब प्यार में फंसाया जाता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, आज की लड़कियां ये बात हमेशा कहती आई हैं और कह भी रही हैं, तो क्या लगता है अगर मूवी देखकर या जो आसपास हमारे घटनाएं हो रही हैं उनको देखकर अगर हम अंदाजा लगाएं तो सब अब्दुल एक जैसे हैं? पहली बात तो आपको अब्दुल की कहानी बता देता हूँ कि अब्दुल है कौन है। ये अब्दुल एक कंप्यूटर इंजीनियर था लड़का, और सोनिया नाम की एक लड़की से इसका प्रेम प्रसंग चला जो कि MBA कर रही थी। उस प्रेम प्रसंग में इसने उसके साथ नज़दीकी किया, नज़दीकी के साथ ने फिर उससे निकाह किया, विवाह नहीं निकाह किया उसने, उसका ज़बरन धर्म परिवर्तन करवाया। और ये जो कंसेप्ट है ना, ये लड़की को सबसे पहले बहका करके कहा कि तुम अपने परिवार में फ़ोन करो और कहो कि हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। लड़की ने किया ऐसे। ये जो अब्दुल्ला था, इसने उस लड़की से विवाह किया। विवाह करने के बाद में पता चला कि इसका ISI के साथ ताल्लुकात हैं और इसके अफ़गानी बहुत सारे जो मजहबी उन्माद करने वाले लोग हैं, अलग अलग संगठन, उसके साथ इसके संपर्क थे, उनसे जुड़ा हुआ था। उसने सोनिया जी को वहाँ भेज दिया, गायब कर दिया उन्हें, जिनका पता नहीं चल पाया। इसकी एक और पत्नी थी मुस्लिम, जो इसके साथ में रहीं, और इन्होंने 20 अलग अलग ऐसे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किए और अलग अलग लोगों को टारगेट किया, जिसमें से 16 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। कि उनको कहा कि आप लोगों का माइंड वॉश करो और उनको किसी भी तरीके से इस्लाम धर्म के प्रति आकर्षित करो। समझने वाला विषय हमारा ये अब्दुल्ला की कहानी यहीं से शुरू होती है कि हर लड़कियां कहते हैं ना कि मेरा अब्दुल्ला वैसा नहीं है, ये अब्दुल्ला वही है, राशिद अब्दुल्ला। हमारे देश में एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अलग अलग जातियों में बांट करके और हिंदू समाज को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कह रहा है, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की रिपोर्टिंग है यहाँ पे कि इस देश में एक कवायद शुरू की गई है, एक पहल किया जा रहा है जिसमें टारगेट है कि 2047 तक पूरे भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया जाए। अब अगर आप आंकड़ों की तरफ जाते हो तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे धीरे धीरे, मतलब 10 से तो अधिक ज़िले, आप केरला की तरफ चले जाओ, दक्षिण की तरफ चले जाओ, और इरानुकुल्लम है, बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मुस्लिम बहुल ज़िला हो चुका है वो सारी चीज़ें। तो जनसंख्या बढ़ते जा रही हैं। आप वायनाडा का आप आंकड़ा ले लीजिए, आप इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सिस्टमेटिकली ये लोग प्रहार कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करने पे आप कहते हो कि चर्चा नहीं करनी चाहिए, आप जबान बंद करने के लिए आप कहीं भी चले जाओ, लेकिन अब लोगों को समझ में आने लगा है, चीज़ें सामने आ रही हैं। जी अच्छा, एक सवाल ये है कि जो लोग जैसे ममता बनर्जी हो गई और तमाम नेता ऐसे हैं जो इसका बैन जैसे पश्चिम बंगाल में हुआ और लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि विरोध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस पर आपकी क्या राय? क्या लगता है कि ऐसी मूवी का विरोध करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं कि हम आपके समर्थन में खड़े हैं, आप ऐसी घटनाओं को और अंजाम दे सकते हैं? देखिए, यहाँ पे यही सबसे बड़ी विडंबना है कि राजनीतिक लाभ के चक्कर में लोग स्वयं के अस्तित्व को पे भी प्रश्न खड़ा कर देते हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को तो कोई पीड़ा नहीं होती है, पीड़ा हम आप जैसे लोगों को होती है, आम लोगों को होती है। अब यहाँ पे आप बैन कर रहे हो, उसका कोई ठोस आधार दे दो तो समझ में आ जाए। क्या आधार देते हो आप? किसी सामाजिक शांति भंग होगी, इससे सांप्रदायिक हिंसा हो सकता है। जो घटना हो रही है उससे आंख बंद कर लेने से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मतलब आप ज़बरदस्ती धर्मांतरण कराओ, आप हिंदू बेटियों को या आप अलग संप्रदाय के बेटियों को उनका ज़बरदस्ती कन्वर्जन करवाओ और उनको बाहर के देशों में भेज दो, उनके साथ उत्पीड़न किया जाए, उनको सेक्स स्लेव बना करके रखा जाए, ठीक है। लेकिन अगर इस चीज़ को दिखा करके जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है तो आप कह रहोगे कि ये चीज़ें गलत हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इन लोगों के सामाजिक सौहार्द की क्या परिभाषा है ये तो ये लोग जानेंगे, लेकिन अब देश की जनता हर चीज़ों को समझने लगी है और राजनीति में स्वयं के लाभ के लिए कुर्सी की इच्छा रखने वाले लोगों को भी बहुत जल्द चुनौती मिलने वाली है। सर, मेरा आखिरी सवाल यह है कि केरल स्टोरी पे बात हो गई, आंकड़ों पर बात हो गई, अब क्या लगता है कि माता पिता की भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को समझाएं, वो शिक्षा दें ताकि आगे ऐसी घटना ना हो? स्कूल की जिम्मेदारी है, कॉलेज की जिम्मेदारी है, उस माहौल अब ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा कि एक सामाजिक तौर पर भी ये घटनाएं रुक सकें। देखिए सर, बिल्कुल आपने सही कहा इस चीज़ को लेकर के। आप आइडियोलॉजिकल डिफरेंस में इतने ज़्यादा ना फंस जाएं कि आप बच्चों का भविष्य ही खतरे में डाल दें। ये जो बेटियां गायब हुई हैं,
उनका भविष्य क्या खतरे में नहीं गया है? आप जब द केरल स्टोरी मूवी की बात कर रहे हैं आप, तो उस फिल्म में ही एक घटना दिखाई गई है जिसको आप देखेंगे तो पता चलेगा कि बेटी अपने पिता से शिकायत करती है कि आपने तो हमें बचपन से कम्युनिस्ट मेंटालिटी आपने हमें बताया और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी आपने डिस्क्लोज किया, लेकिन कभी आपने हमें हमारी संस्कृति से तो परिचय कराया ही नहीं। आज भी आप देख लो, कहीं भी खड़े हो जाओ चौराहे पे, अगर गाली देने की बात आ जाए, सबसे सॉफ्ट टारगेट कौन है? हिंदू धर्म। कोई भगवान शंकर पे गाली देगा तो कोई कृष्ण को गाली देगा तो कोई राम को गाली देगा। आप मूवी को लेकर के देखिए, मुझे लगता है, मुझे तो आपत्ति इस बात पे कि मूवी में एक लड़की आती है और कहती है कि तुम्हारा राम कौन सा गॉड है जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, तुम्हें क्या बचाएगा? मुझे लगता है उसके ऊपर हमें शिकायत करनी चाहिए। हमारी आपत्ति इस पे होनी चाहिए कि हमारे राम को लेकर के कैसे बोल दिया उसने। तो ये जो नज़रिया है, दोहरा मापदंड जो अपनाया जा रहा है कि सत्य से परिचित नहीं करा करके बच्चे जो भ्रमित किए जा रहे हैं, इसी की वजह से ये सारी ताकतें कामयाब हो रही हैं। अगर हमारे बच्चों को, अगर हमारी जनरेशन को, अगर आप उन्हें सत्यता से परिचित कराएंगे, धर्म से परिचित कराएंगे, अपनी संस्कृति से परिचित कराएंगे, तो मुझे लगता है कि वो मानसिक तौर पे इतने सशक्त हो जाएंगे कि ऐसे जो सामाजिक गतिविधि को लेकर के प्रभावित करने वाले लोग हैं, इनका विरोध स्वतः ही कर पाएंगे।